Guys, welcome back to my channel. I am Priya Kalkal here with some important question of class 9 chapter number 1 history, that is French Revolution. This video will be very helpful for your exams and for you too, so watch it till the end. So the first question is, who were not considered as passive citizen? किन्हें passive citizen consider नहीं किया जाता? तो passive citizens के अंदर वुमेन्स आती थी, चिल्ड्रंस आते थे और वो मैन जो 25 ईयर से एज में नहीं है और 3 दिन की लेबर वेज को पे नहीं कर सकते, वो मैंस आते थे. तो अब ऑप्शन नंबर है ए, दैट इज़ वुमेन. वुमेन तो होगी नहीं क्योंकि वो पैसिव सिटीजन्स होते थे. चिल्ड्रन भी नहीं होंगे, बोथ एंड भी यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन वो भी नहीं होगा. द लास्ट ऑप्शन इज़ वेल्दी पीपल. सो द राइट आंसर इज़ वेल्दी पीपल. Next question is, what was the condition of France when Louis XVI became the king? यानी कि फ्रांस की क्या कंडीशन थी जब लुईस XVI राजा बना था? तो तब क्या था कि जो फाइनेंशियल तंगी चल रही थी, पैसों की तंगी चल रही थी फ्रांस के अंदर. पैसों की तंगी इसलिए चल रही थी क्योंकि जो लुईस XVI थे उन्होंने 13 कॉलोनीज जो थी अमेरिका की, उसको इंडिपेंडेंस दिलवाने में ब्रिटेन से वो सारे पैसे खर्च हो गए थे. तो द सेकेंड ऑप्शन इज़ वो डेप्थ भी थी. थर्ड इज़ हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स. हाई इंटरेस्ट भी लगाए थे लोन्स के ऊपर किंग ने, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी यानी क्वीन जो थी फ्रांस की, उसे पार्टीज़ करने का बहुत शौक था. तो पार्टीज़ के लिए भी कहीं से पैसे चाहिए, तो उसको किंग को हाई इंटरेस्ट लगाने पड़े लोन्स के ऊपर. तो आंसर डी इज़ ऑल ऑफ दीज. तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि तीनों कंडीशंस चल रही थी फ्रांस में जब लुईस XVI किंग बना था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वॉज एक्सर्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट? जो टेल था वो टेल तो नोबेलिटी वाली यानी कि स्टेट लेती थी पीजेंट से. द सेकेंड ऑप्शन इज टीथ. हाँ, टीथ एक ऐसा टैक्स था जो चर्च लेती थी पीजेंट से. लिवर तो होगा नहीं क्योंकि लिवर तो एक करेंसी थी फ्रांस की. डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. तो आंसर इज टीथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason base. The first clear expression of nationalism came with French Revolution in 1789. The reason is France was a territorial state under monarch. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. जो रीज़न है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. एक ये अकॉर्डिंग टू मे ए ही ऑप्शन होना चाहिए, पर ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, सो वी शुड स्किप इट, डोंट बी बोदर अबाउट इट. The next question is, which division of the French society was forced to pay tax? कैलर्जी को तो पे ही नहीं करना पड़ता था. कैलर्जी यानी कि चर्च जो टैक्स एग्जर्ट करती थी उसका नाम था टीथ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था. नोबेलिटी भी टैक्स लेती थी थर्ड स्टेट से, तो वो जो टैक्स लेती थी वो उसे टेल कहते थे. मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, हाँ जी, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था. तो आंसर इज मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द आर्टिस्ट वांट टू डिपिक्ट इन द गिवन पिक्चर? ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, पेज नंबर 5 पे है ये पिक्चर. वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो नोबल मैन है उसे स्पाइडरमैन के रूप में दिखाया गया है, जो पीजेंट्स है उसे एक मक्खी के रूप में दिखाया यानी कि फ्लाई के रूप में. यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो फेडरलिज्म को शो आउट कर रही है. द सी ऑप्शन इज, द पुअर पीजेंट ब्रोट एवरीथिंग फॉर हिज लोड. हाँ, सब कुछ लाया, ग्रेन्स लाया है और वो पोटली भी ले आवा में, देयर इज समथिंग मे बी मनी. द डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबोव. येस, ऑल ऑफ द अबोव ही होगा इसका आंसर, क्योंकि स्पाइडर ज़्यादा पावरफुल होता है फ्लाई से, तो नोबल मैन ज़्यादा पावरफुल है पीजेंट से. तो हम कह सकते हैं जो नोबल मैन है हम उसे स्पाइडरमैन कह सकते हैं, स्पाइडर कह सकते हैं, और जो पीजेंट्स को हम फ्लाई कह सकते हैं. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक स्पिरिट ऑफ द लॉ वॉज रिटन बाय. यानी कि एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ, वो किसने लिखी थी? जॉन पॉल मैरेट. नो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसने, ये कोई फिलोसफर नहीं था, तो इसने कोई भी बुक नहीं लिखी थी चैप्टर के अंदर. द नेक्स्ट इज मोंटेस्क्यू. येस, मोंटेस्क्यू ही
ने लिखी थी। ये भी एक फिलोसफर था जो ये चाहता था कि डिवीज़न ऑफ पावर हो, तीन चीज़ों में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये चाहता था पावर का डिवीज़न होना चाहिए, और यही सब चीज़ें उसने अपने एक बुक में लिखी, दैट इज स्पिरिट ऑफ लॉ। तो आंसर वुड बी ओनली मोंटेस्क्यू। The next question is, who lead the representative of the third estate in Versailles on 20th June? Louis the 16? बिल्कुल भी नहीं। Louis the 16 ने he did not lead the third estate in Versailles on 20th June. Abbassius, Mirabeau, both B and C. Both B and C would be the answer. Abbassius थे, उन्होंने एक पैम्पलेट भी बनाया था। द पैम्पलेट वॉज व्हाट इज थर्ड स्टेट, यानी कि ये दो लीडर्स कह सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इनके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से थे। ये चाहते थे कि इक्वलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उनसे, यानी कि हमसे प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होने चाहिए। हमारे जो भी एडवांटेजेस है बर्थ से वो सब हमसे ले लेने चाहिए। सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। Guys, if you know the answer, please comment me in the comment box. So now the next question is, on June 20th, the representative of the third estate assembled at, वो 20 जून को थर्ड स्टेट थी, वो कहाँ असेंबल हुई थी? अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने देखा था कि थर्ड स्टेट जो थी वो वर्सैलीज़ में हुई थी। पर वर्सैलीज़ एक जगह है, उस वर्सैलीज़ के एक इंडोर टेनिस कोर्ट है। बेसिकली टेनिस कोर्ट तो इंडोर ही होते हैं, तो वो हाफ होल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट था। वहीं पर ही जो थर्ड स्टेट थी वो असेंबल हुई थी। चर्च में नहीं हुई थी, ना म्यूज़ियम में हुई थी। वो इंडोर यानी कि टेनिस कोर्ट, होल ऑफ टेनिस कोर्ट में वो असेंबल हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉल ऑफ बेस्ली टुक प्लेस ऑन 20 जून 1789? नो, 20 जून तो हमारी जो पीपल्स थे 20 जून को थर्ड स्टेट के, वो असेंबल हुए थे ऑल ऑफ इंडोर टेनिस में कोर्ट के। तो 20 जून तो हो गए नहीं ना। 23 सितंबर की तो कोई बात ही नहीं हुई। 14 जुलाई, यस 14 जुलाई 1789 में द फॉल ऑफ बेस्ली टू ए बेस्ली, एक बहुत बड़ी जेल थी। यानी कि बेस्ली को इसलिए फॉल किया गया था क्योंकि वही एक चीज़ थी जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिखाती थी, यानी कि मोनार्क शो को आउट करती थी बेस्ली। वो एक जेल थी जहाँ पर राजा की कोई बात नहीं मानता, तो जो राजा था वो उन लोगों को वहाँ पर कैद करके रखता था। तो बेस्ली को तोड़ दिया था 14 जुलाई 1789 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज प्रोविजंस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789? एबोलिश तीथ्स, हाँ जी, एबोलिश किया गया था तीथ्स को, क्योंकि वो ये एक टैक्स था जो चर्च लेती थी, तीथ्स। द सेकेंड इज, कैलर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस। हाँ, ये भी हुआ था। 4 अगस्त को एक डिग्री साइन की थी, दैट उसको एक नेम दिया गया था, दैट इज अगस्त डिग्री। अगस्त डिग्री जो थी उसके अंदर ये बताया गया था, एबोलिश किया गया था तीथ्स को। जो कैलर्जी थी यानी कि चर्च वाले लोग थे, उनसे प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस छीन लिए गए थे। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, हाँ एबोलिश भी किया गया था फ्यूडल सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को। द ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब चीज़ें लिखी गई थी उस दिन। एक प्रोविजन पास किया गया था असेंबली, यानी कि लुई द 16 ने अगस्त डिग्री को साइन किया था और उसके अंदर ये तीनों बातें थी। The next question is, the main objective of the Constitution of 1790 was to limit the power of monarch. The second is abolish monarch, give equal right to women, do away with the feudal privileges. Basically सारी चीज़ें थी यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम, यानी कि जो एक बाहर कंक्लूजन सा निकल के आया था, वो सारी चीज़ें थी। यानी कि एबोलिश भी क्या था मोनार्क को, कभी यानी कि उसके थोड़े टाइम पहले भी लिमिटेशन पावर भी हुई थी मोनार्क की। इक्वल राइट भी दिया गया, वुमेन ने खुद भी अपनी लड़ाई लड़ी थी राइट्स के लिए। और फ्यूडल प्रिविलेजेस को भी वो
फ्यूडल प्रिविलेजेस थी वो भी अबॉलिश किए गए थे। तो बेसिकली पर कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो था यानी कि मोनार्क है, राजा की पावर को लिमिट में लाना, लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो चाहिए थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके अंदर यही था कि मोनार्की की पावर को लिमिट करना। नाउ मैच द फॉलोइंग, अब है मैच द फॉलोइंग। रेड फायरिगन कैप, रेड फिराजन कैप, सॉरी जस्ट वेट, यस, रेड फिराजन कैप जो थी वो फ्रीडम को शो करती थी। जो दैट इज एक क्लब था, दैट इज जैकोबिन क्लब। कुछ क्लब्स खोले गए थे, यानी कि जो पुअर पीपल थे उन्होंने अपने खुद के क्लब्स खोले थे। फेमस था जैकोबिन क्लब। तो वहाँ पर लोग स्ट्राइप पजामा पहनते थे, रेड फैरागिन कैप पहनते थे जो फ्रीडम को शो करती थी। विंग्ड वुमेन, विंग्ड वुमेन यानी कि एनसीईआरटी के अंदर एक पिक्चर दी गई है, उसको वो सिर्फ पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ दिखाती है। द थर्ड इज कैप्चर, जो स्कैप्चर है वो रॉयल पावर दिखाता है। बंडल ऑफ रोड्स, बंडल ऑफ रोड इज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यही ऑप्शन है। ये एक्चुअली एनसीईआरटी के आई डोंट रिमेम्बर द पेज नंबर, बट ये एनसीईआरटी में दिए गए कुछ पिक्चर्स दी गई है और पिक्चर्स के नीचे ही उनकी यानी कि वो क्या शो करते हैं वो सब दिया गया है। जैसे कि विंग्ड वुमेन थी, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, बंडल ऑफ रोड्स है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ये सब चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। तो एक बार आप उनको भी रीड आउट कर लेना। सो द आंसर इज, आई हैव टेल यू। Now the next question. Assertion. Louis XVI was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine. No. उन्हें गिलोटिन से तो मारा ही नहीं गया था, उन्हें सिर्फ फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, गिलोटिन से नहीं मारा। तो असर्शन तो फॉल्स ही है। तो ऑप्शन में असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन तो डी होगा क्योंकि उसके अंदर ए इज़ फॉल्स, यानी कि असर्शन इज़ फॉल्स। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अरे ए ट्रू नहीं है तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नो, ये भी नहीं होगा। द सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है ही नहीं, आर ट्रू है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज रीन ऑफ टेरर। हाँ जी, रीन ऑफ टेरर, जो जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उन्होंने रूल किया था 1793 से 1794। वो गिलोटिन का यूज़ करते थे, यानी कि कोई भी उनके खिलाफ जाता, कोई भी उनकी बातों को नहीं मानता, वो गिलोटिन यानी कि एक मशीन थी जिसके दो पोल थे, एक ब्लेड्स थी, यानी कि उस मशीन से लोगों को बी हैड कर दिया जाता था। तो आंसर वुड बी दी ओनली ए इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave voting rights to all the citizens of France above the age of 21 year. Only men above 25 year of age. Men above pay taxes equal to at least 3 days of labor wage. Both B and C. अबे ऑल सिटीजन फ्रांस अबो दी एज ऑफ, वही नहीं, ऑल सिटीजन यानी कि उसके अंदर तो वुमेन्स भी आ जाती थी, चिल्ड्रन भी आ जाते थे। तो ये ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि वुमेन्स ने बाद में लड़ाई लड़ी थी अपने वोटिंग राइट्स के लिए। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं। तो बी ऑप्शन है ओनली मैन अबाउट 25 ईयर एज। हाँ, ये था कि भाई जो मेंस है 25 ईयर एज से अबव जो मैन है उन्हें वोटिंग राइट दिया जाए, पर ये नहीं था कि जो सारे मैन हैं भाई 25 ईयर से अबव जो भी मैन उन्हें वोटिंग राइट दे दो। नहीं, उसके ऊपर भी एक क्राइटेरिया लगाया गया था कि जो मैन 3 डेज के लेबर वेज के उतना टैक्स पे कर सकता है और 25 ईयर से अबव भी एज का है तो वो वोटिंग राइट्स उन्हें दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में of 1791. So both B and C would be the answer. Let's check. Yes. Now the next question. The constitution begins with the declaration of right of man and citizen. Reason: it was duty of state to protect each citizen natural right.
I would repeat it again. Assertion: the Constitution began with the Declaration of Right of Man and Citizen. Yes, जो Constitution था उसे एक declaration से शुरू किया गया था कि भाई एक heading सी दी गई थी कि rights of man and woman. Sorry, not of women, that is citizens. Sorry. The reason is it was a duty of state to protect each citizen natural right. हाँ जी, ये स्टेट की ड्यूटी थी कि हर एक सिटीजन्स के बर्थ राइट या फिर नेचुरल राइट्स को स्टेट को प्रोटेक्ट करना है. तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. Now next question. The national anthem of the France is A option Marseillaise, B option Le Montaigne Universal, C Viva France, D none of the above. Marseillaise जो है रोक de डी लेस्ली उन्होंने लिखा था Marseillaise. फिर एक सॉन्ग था ये जब लुईस द 16 ने एक चाल चली थी कि भाई जो नेशनल असेंबली है मुझे उसको ख़त्म करना है. जो प्रशिया के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया था कि नेशनल असेंबली को ऐसे ख़त्म करेंगे भाई, उसको ख़त्म कर देना नेशनल असेंबली को. तो हमें तो तब क्या था कि लोगों को प्लान के बारे में पता चल गया था. नेशनल असेंबली जो थी उसको पता चल गया था. फिर जो लोग थे वो प्रशिया में जाने लग गए, उनके ऊपर अटैक करने. जब वो गए थे तो वो लोग एक गाना गाते थे, दैट इज़ मर्सेलीज, जो रोगी डी लेस्ली ने लिखा था और बाद में ये नेशनल एंथम बन गया क्योंकि बहुत पॉपुलर सॉन्ग बन गया था. फिर इसे नेशनल एंथम बना दिया गया था फ्रांस का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन? नेपोलियन, जीन पॉल मैरत, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, राजा राम मोहन रॉय. डी ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं. द फर्स्ट नेपोलियन नहीं थे उस टाइम पर. जैकोबिन का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था. वो 1793 to 1794 उसने रूल किया था. आई जस्ट डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, but according to me 1793 to 1794. Let's check it back. We have a question there. Yes, 1793 to 1794 जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था उन्होंने रूल किया था. लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब दैट इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उन्होंने रूल किया था. उसने एक हम कह सकते हैं कि वो ऐसा करता था कि भाई लोगों के साथ जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे गुलेटिन कर दूंगा. और गुलेटिन एक ऐसी डिवाइस थी, मैंने अभी भी बताया था, जिससे लोगों को बीहेड कर दिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड कैप वॉर्न बाय जैकोबिन सिंबलाइजेस ब्रदरहुड, पीस, लिबर्टी, नन ऑफ द अबव. द आंसर वुड बी लिबर्टी. लिबर्टी शो करता. अभी भी हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में फ्रीडम किया था. Yes, freedom. But freedom, liberty, all are same. Next question. Which group of people did not join the Jacobin Club? Daily wage worker, businessman, artisans, man with property. तो man with property यानी artisans भी करते थे, businessmen भी करते थे और daily wage के जो workers थे उन्होंने भी Jacobin Club को नहीं join किया था. जो यानी कि वेज ज्वाइन किया था, जो डेली वेज वर्कर थे, बिजनेस में आर्टिशन, उन्होंने जो जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया था वो अपने आइडियाज़ व्यूज़ अपने वहाँ पर डिस्कस करते थे. तो जिस मैन के पास प्रॉपर्टी थी वो उससे जैकोबिन क्लब कहाँ ज्वाइन करना था. द वर्ड गुलेटिन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन एरा रेफर्स टू थ्रेटिंग अ पर्सन, इम्पोजिंग टेस्ट, बी हैडिंग अ पर्सन, अवॉर्डिंग अ पर्सन. बी हैडिंग अ पर्सन इज गुलेटिन. गुलेटिन मशीन से भी हैड कर दिया जाता है, यानी कि सर को धड़ से अलग कर दिया जाता. सर धड़ बी हैड करना, सर को धड़ से अलग करना, तो बी हैड ही किया जाता था. और जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर करता था. और बाद में ये भी हुआ कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गिलेटिन से ही मारा गया था. उसके जो पार्टी के पीपल थे उससे बहुत परेशान हो गए थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबेस्पियर वॉज अरेस्टेड एंड गुलेटिन इन विच ईयर? जो रॉबेस्पियर थे उन्हें कब अरेस्ट किया और गुलेटिन किया गया, तो कौन सी ईयर में?
जुलाई 1794, अगस्त 1794। तो आंसर है जुलाई 1794 में, क्योंकि उन्होंने 1793 टू 1794 पीरियड में रूल किया था और जुलाई 1794 को उन्हें गुलिटन किया गया था, यानी कि उनका भी सर धड़ से लग कर दिया गया था। नेक्स्ट, who seized the power after the fall of Jacobin Club? Robespierre's son, wealthy middle class, कॉमन पीपल, नन ऑफ द अबोव। जो वेल्दी मिडिल क्लास पीपल थी वो आए और उन्होंने, यानी कि हु सेज द पावर आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, तो आंसर वुड बी वेल्दी मिडिल पीपल। मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने पावर को सीज किया था जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद। Now the next question is, which of the following decisions was taken by the convention? Declared France a monarch, declared France a republic, declared France a republic. The C option is abolish slavery, gave voting right to women. तो आंसर इज डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक, यानी कि जो कन्वेंशन था उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि फ्रांस को अब रिपब्लिक बना दिया था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस आ रिपब्लिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड वुमेन गोट देयर वोटिंग राइट, यानी कि कब वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला? 1946 में, 1947 में। तो उन्हें 1946 में वोटिंग राइट मिला था। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था वोटिंग राइट के लिए, यानी कि पूरे यूरोप में जो वुमेन्स थी उन्होंने स्ट्रगल आउट किया, रेवोल्यूशंस किए खुद के लिए कि भाई हमें भी वोटिंग राइट प्रोवाइड करो। Which of the following statement is incorrect about the slave trade in France? हाँ जी भाई, स्लेव ट्रेड यानी कि लोगों को भी, जो स्लेव्स थे उन्हें भी बेचा जाता था बिजनेसमैन्स को। तो फ्रेंच मर्चेंट बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल chieftain, slaves is branded and shackled, slaves were sold to plantation owners, slaves were sold to plantation owner. The slave trade began in 19th century. तो जो स्लेव ट्रेड था वो 19th सेंचुरी में नहीं चला था। इन्होंने कहा है कि स्लेव ट्रेड जो फ्रांस में चला था वो कौन सी इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो भाई जो फ्रेंच के मर्चेंट थे वो स्लेव्स को लोकल chieftain से ही लाते थे। जो स्लेव्स थे उन्हें ब्रांडेड, दे वर ब्रांडेड एंड शैकल्ड। द थर्ड, हाँ, स्लेव्स वर सोल्ड टू प्लांटेशन। हाँ जी बिल्कुल, उन्हें प्लांटेशन को सोल्ड किया जाता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था। नाउ मैच द फॉलोइंग। द मैच द फर्स्ट इज फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज का आंसर क्या होगा? जस्ट चेक व्हाट वुड बी द आंसर। उसके सामने ही आंसर, Marengo, Saint Domingo. French colonies, Marengo, Saint Domingo. The B option, B question is port cities related to slave trade. बोर्ड्यूक्स एंड नेंटिक्स, ये फ्रांस की कोई सिटीज़ थी। ये सी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी ये सिटीज़, तो पोर्ट सिटीज़ इन्हें कहा जाता है स्लेव ट्रेड के लिए। पैलेस ऑफ वर्सैलिस, extravagant court. Now the next picture. The given picture signifies emancipation of slaves, condition of slave trade, royal power, eternity. Sorry. The answer is emancipation of slaves. Emancipation एक term थी which I have discussed in maybe in part number 3 or part number 2. So if you have not seen the part number 1 and part number 2 of French Revolution, the link is in the description box. Go through it. Next question. This is the last question, and the remaining question we will be discussing in other part. So let's discuss the last question. Slavery was abolished in France in 1789, 900, 1848, none of the above. तो 1848 में जो स्लेवरी थी उसे एबोलिश किया गया था फ्रांस में 1848 में. This was only for today. If you had enjoyed the session, so do share it to your friends, and if you have any type of doubt, we used to do the doubt sessions on my Telegram channel. So my Telegram channel link is in the description box. वहाँ पर हम डाउट सेशंस रखते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं
और हाँ, जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चंस का भी और इन क्वेश्चन का भी जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो बाय फॉर टुडे. आई होप यू हैड एंजॉयड द सेशन.